बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी में। इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बिहार की प्रमुख योजनाओं के बारे में बताऊंगा जो 67 बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा और सीडीपीओ परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी होगा। तो आप लोग ध्यानपूर्वक सारी योजनाओं से जुड़े जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको समझते चलेंगे और याद करने की भी कोशिश करेंगे। मेरे पास जो पीडीएफ है वो 68th बीपीएससी में सहायक होगी जो कि विस्तार के साथ है। इस वीडियो में मैं संक्षिप्त में बताऊंगा जो कि दृष्टि करंट अफेयर्स में दिया गया है और उतना ही आपको अभी जानना भी है। बहुत विस्तार से करने का समय नहीं है और रिवीजन आपका हो नहीं पाएगा तो कहीं ना कहीं आपके लिए गलत स्ट्रेटजी हो जाएगा। तो ध्यानपूर्वक आप लोग संक्षिप्त में बिहार की प्रमुख योजनाओं के बारे में समझेंगे और इसके जो मुख्य पॉइंट्स है उसको याद भी करेंगे। और इसके लिए विशेष जो रिक्वेस्ट किया गया था वो चंपारण से सत्येंद्र ने किया है जो कि हमारे स्टूडेंट भी रहे हैं 67 बीपीएससी की पूरी तैयारी मेरे साथ उन्होंने किया है। तो उनके निवेदन पर ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आप लोग ध्यान रखेंगे बिहार की योजनाओं के बारे में। आप लोग को दिख रहा होगा पहला योजना आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय पार्ट 2 2020 से लेकर के 25 तक है। ये पहला पॉइंट आप लोगों को दिख रहा है। तो आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय पार्ट 2 में क्या सवाल पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा। बिहार सरकार के द्वारा इस अभियान को लॉन्च किया गया है जिसमें पार्ट 1 और पार्ट 2, तो 7 निश्चय का पार्ट 1 भी है। पार्ट 1 के खत्म हो जाने के बाद पार्ट 2 रहा है। तो विकसित बिहार के लिए यानी कि नीतीश कुमार का ऐसा विजन रहा था बिहार को लेकर के कि बिहार को विकसित बनाने की दिशा में कुछ मुख्य उद्देश्य या कुछ लक्ष्य को तय किया जाना चाहिए, जिसमें उन्होंने 7 निश्चय को शुरू किया था जिसका पार्ट 1 खत्म हो गया है। अब पार्ट 2 2020 से शुरू हो गया है। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 को अगर मैं कंबाइंड बता दूंगा तो आपको पार्ट 2 पूरा याद हो जाएगा और बीपीएससी जहां से ऑप्शन तैयार करेगी उस ऑप्शन को आप लोग छांटने की स्थिति में रहेंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा जब आपसे बीपीएससी पूछेगी 7 निश्चय पार्ट 2 के प्रमुख कंपोनेंट या घटक के बारे में। ध्यान रखेंगे आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय पार्ट 2। तो सबसे पहला सवाल आप लोगों से पूछा जा सकता है कि इस अभियान की या 7 निश्चय पार्ट 2 की शुरुआत किस वर्ष की गई है। तो ये किया गया है 2020 में। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा 2020। और कब तक चलेगा, तो ये चलने की बात की कि 2025 तक। तो 2020 से लेकर के 25 तक की इस योजना को या इस निश्चय पार्ट 2 को ध्यान में आप लोग रखिएगा, कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो बिहार की जो 7 निश्चय पार्ट 2 है इसका उद्देश्य है बिहार सरकार के द्वारा न्याय के साथ विकास के सिद्धांत के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को कायम रखते हुए बिहार के विकास के लिए सुशासन के कार्यक्रम 2020 से 25 तक आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय पार्ट 2 को संपूर्ण राज्य में लागू किया जाना है। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अब देखिए, दरअसल इसमें आपको क्या ध्यान में रखना है, तो 7 निश्चय पार्ट 2 के सातों निश्चय को आप लोग ध्यान रखिएगा। सातों निश्चय में क्या क्या शामिल है, यहीं से सवाल पूछा जा सकता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट है 20 से लेकर के 25 तक की जो अवधि है उसको याद रखिएगा, यानी कब से लागू किया गया है, कब तक चलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगा। तो 7 निश्चय पार्ट 2 के सारे घटकों को या निश्चय को आप लोग समझिए। सबसे पहला, यानी कि सातों को अब हम बारी बारी से देख लेते हैं। तो सबसे पहला ध्यान रखिएगा, युवा शक्ति बिहार की प्रगति। कहीं ना कहीं युवाओं को शामिल किया गया है। तो युवा शक्ति बिहार की प्रगति, एक वर्ड आप लोग ध्यान रखिएगा, युवा। तो युवा शक्ति बिहार की प्रगति, युवा को ध्यान रखिएगा। सशक्त महिला, सक्षम महिला, तो महिलाओं को भी शामिल किया गया है। खेत को भी शामिल किया गया है, हर खेत सिंचाई का पानी, चाहे आप खेत याद रखिए चाहे आप सिंचाई याद रखिएगा। तो युवाओं को शामिल किया गया है, महिलाओं को शामिल किया गया है, सिंचाई को शामिल किया गया है। स्वच्छ गांव, यानी कि गांव की भी चर्चा की गई जो कि स्वच्छता को लेकर के, और शहरों को भी। तो स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर, विकसित शहर, बहुत सिंपल, इसको याद रखिएगा। एक है सुलभ संपर्कता। तो सुलभ संपर्कता का मतलब क्या हो गया कि जो कनेक्टिविटी होती है, जैसे मान लीजिए कई बार रहा कि बिहार के राजधानी पटना से जो रिमोट डिस्ट्रिक्ट है किशनगंज, वो 6 घंटे में पहुंचा सके, तो संपर्क आसान तरीके से हो जाए। तो सुलभ संपर्कता को लेकर के भी बात की गई है और सबके लिए स्वास्थ्य की बात की गई। तो ये 7 निश्चय के सारे जो पार्ट 2 वाले घटक हैं वो आपको याद रखना है। अब देखिए इसमें ऑप्शन कैसे बीपीएससी तैयार कर सकती है। आप लोगों से पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा निश्चय या क्या 7 निश्चय पार्ट 2 में शामिल नहीं है, ये पूछा जाएगा आप लोगों से कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य 7 निश्चय पार्ट 2 में शामिल नहीं है, पूछा जाएगा। गौर कीजिएगा, इस 7 निश्चय पार्ट 2 में कहीं भी शिक्षा के बारे में चर्चा नहीं किया गया। ध्यान रखेंगे, शिक्षा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण किसी भी सरकार के या किसी भी राज्य के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण लक्ष्य होगा, तो शिक्षा शामिल नहीं किया गया है। ध्यान रखिएगा, कहीं भी इसमें रोजगार की चर्चा नहीं की गई है। ध्यान रखेंगे, तो अगर इनसे मिला जुला
ऑप्शन आपको मिलता है तो जरूर से आप लोग उसको कह दीजिएगा कि हाँ ये वाला घटक शामिल नहीं है। देखिए 7 निश्चय पार्ट 2 को जब शुरू किया गया था तो इसमें युवाओं को भी शामिल किया गया था। तो युवाओं को शामिल किया गया तो आर्थिक हल युवाओं को बल था और युवा शक्ति बिहार की प्रगति इस बार में शामिल किया गया है। महिला उस समय भी शामिल थी, महिला इस बार भी शामिल है। बिजली उस समय थी, बिजली इस बार नहीं है। तो ये ध्यान रखेंगे बिजली को लेकर के अगर कोई ऑप्शन बनाती है तो पार्ट 1 में है। नल का जल भी ध्यान रखिएगा पार्ट 1 में था, 7 निश्चय पार्ट 1 में था। घर तक पक्की गली भी और नाली भी तो पार्ट 2 में नहीं है। शौचालय, घर का सम्मान, अवसर या रोजगार आगे बढ़, ये सब ध्यान रखेंगे आप लोग कि पार्ट 1 में ही शामिल था। तो जो भी ऑप्शन आपके लिए बीपीएससी तैयार करेगी वो 3 ऑप्शन इसका रखेगी या 2 ऑप्शन इसका रखेगी, 2 इधर से खींच कर लेकर के आएगी कि पार्ट 2 में कौन सा घटक शामिल नहीं है। तो मैंने आपको जितना बताया है कि आप लोग बस एक एक शब्दों को याद रखिएगा। युवा शक्ति, महिलाओं को शामिल किया गया है, सिंचाई शामिल है, गांव शहर दोनों शामिल है, सुलभ संपर्कता यानी कि रोड हो जाए, है ना, कनेक्टिविटी को लेकर के बात की गई है, और स्वास्थ्य को शामिल किया गया है। तो ये सारे पॉइंट्स को आप लोग याद रखिएगा। जो नहीं दिखाई दे उसको, जैसे मान लीजिए कि इसमें बिजली का ऑप्शन बना है तो नहीं है, बिजली पार्ट 1 में ही था। रोजगार आपको कहीं नहीं दिख रहा है, शिक्षा आपको कहीं भी नहीं दिख रहा है ना, या शौचालय आपको कहीं भी नहीं दिख रहा है। हाँ, लेकिन स्वच्छता दिख रहा है गाँव के लिए भी और शहरों के लिए भी, इसको याद रखेंगे आप। तो 7 निश्चय पार्ट 2 से यही सब सवाल आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो 7 निश्चय पार्ट 2 को आप लोग जरूर से ध्यान रखिएगा। बहुत अगर बीपीएससी इतिहास में या पुराने खबर को पकड़ेगी या पुराने पार्ट 1 को अगर पकड़ती है तो 15 से 20 तक पार्ट 1 चला है, 20 से 25 तक पार्ट 2 चला है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो मुझे लगता है कि आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय पार्ट 2 को मैंने कवर करा दिया है। सवाल कैसे पूछे जाएंगे इसको भी मैंने बता दिया है। अब हम आगे वाली योजना को देखते हैं। दूसरी योजना है बिहार कृषि इनपुट अनुदान योजना। सबसे पहले इस नाम को आप लोग याद रखेंगे। तो बिहार कृषि इनपुट अनुदान, अनुदान का तात्पर्य हो गया कि सब्सिडी हम लोग देते हैं, सरकार देती है। तो बिहार कृषि इनपुट अनुदान सब्सिडी योजना 2021-22 को शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य क्या है? तो जिसका उद्देश्य है वर्षा, आंधी, ओलावृष्टि, कहने का अर्थ हो गया कि किसानों की जो फसल है, अगर प्राकृतिक आपदा के कारण वर्षा आ जाए, तूफान आ जाए, बाढ़ आ जाए, है ना, आंधी आ जाए, ओला हो जाए, तो अगर किसानों की फसल बर्बाद होती तो सरकार अब इसमें अनुदान देगी, सब्सिडी देगी, उनको सहायता राशि देगी। ध्यान रखिएगा। तो बिहार कृषि इनपुट अनुदान योजना 2021-22 में किसानों के फसल को अगर नुकसान होता है तो सरकार उनको मुआवजा देगी। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। बहुत सारे स्टेट में होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि किसान की फसल बर्बाद होती है तो सुसाइड कर लेता है या और भी गलत प्रक्रियाओं को अपनाता है। तो इन्हीं सब कारणों को ध्यान में रख करके जो स्टेट है वो अपने किसानों के हितों की बात करता है, और फसल अगर नुकसान होता है तो किसानों के फसलों को अधिकतम 13,500 रुपये का अनुदान देने की बात कर दी गई है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 2 पॉइंट याद रखिएगा, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा 13,500 वाला डेटा आपको याद रखना। तो बिहार कृषि इनपुट अनुदान योजना 2021-22 के तहत अगर किसानों के फसल को प्राकृतिक आपदा या वर्षा, तूफान, आंधी, ओला, बाढ़ से अगर नुकसान पहुंचता है तो जहां पे सिंचाई उपलब्ध नहीं है वहां पे किसानों को 6800 रुपये प्रदान किए जाएंगे, और जहां पे सिंचाई है, सिंचाई में लागत लग जाती है किसानों की, सिंचाई करने में तो पैसा लगता ही उनका, तो उनको 13,500 रुपये का अनुदान सरकार की तरफ से दिया जाएगा। सवाल यह है कि आपसे डेटा बीपीएससी जो पूछेगी वो यही पूछेगी कि अधिकतम कितना किसानों को अनुदान देने की बात की गई है। तो 13,500 रुपये का अनुदान सरकार की तरफ से किसानों को दिया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट डेटा, इसको भी याद रखिएगा। और गैर सिंचाई वाले क्षेत्रों में 6800 रुपये का अनुदान दिया जाएगा। तो दोनों डेटा को आप लोग ध्यान रखेंगे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट 13,500 वाला रहेगा, क्योंकि सवाल में लिखा जाएगा आप लोगों से कि अधिकतम कितने रुपए का अनुदान देने की बात की गई या राज्य सरकार कितने रुपए का अनुदान देगी। तो 13,500 को आप लोग ध्यान में रखेंगे। हाँ, अगर अधिकतम नहीं लिखा रहे और दोनों डेटा रहेगा तो फिर ऑप्शन ई हो जाएगा। तो 6800 रुपये प्रति हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र की फसलों के लिए किसानों के लिए 13,500। तो दोनों को ध्यान रखिएगा, जहाँ पे असिंचित है वहाँ पे 6800 और जहाँ पे सिंचित है वहाँ पे 13,500। तो बिहार कृषि इनपुट अनुदान योजना के तहत किसानों को कितने रुपए के मुआवजा की बात की गई, इसको आप लोग याद रखिएगा। और इसमें लिखा गया है कि इसमें कृषि योग्य भूमि जहाँ बालू का जमाव 3 इंच से अधिक हो वहाँ के लिए सरकार ने
12,200 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से अनुदान राशि निश्चित की है, ध्यान रखिएगा। और एक किसान केवल 2 हेक्टेयर के लिए अनुदान ले सकता है। तो ये गौण हो जाएगा। मैंने आपसे बार बार कहा है कि 13,500 को ही आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो अधिकतम मुआवजा जो दिया जाएगा वो 13,500 रुपये का दिया जाएगा, इसको याद रखिएगा। 2 डेटा ऐसा है जो कि अलग अलग संदर्भों में पूछा सकता है। जहाँ पे सिंचाई उपलब्ध नहीं है वहाँ पे 6800, और जहाँ पे बालू का जमाव 3 इंच से अधिक हो वहाँ पे 12,200 रुपये के अनुदान की बात की गई है। मूल रूप से आप लोग इस डेटा को ध्यान में रखेंगे। तो मुझे लगता है कि बिहार कृषि इनपुट अनुदान योजना को आप लोगों ने याद कर लिया होगा। सवाल किस तरीके से पूछे जाएंगे ये भी मैंने आपको विस्तार से बता दिया है। अब देखिए तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी क्योंकि ये रिलेवेंट रहेगा। तो मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना, तो ये सवाल अगर आपसे पूछे गया हो कि मुख्यमंत्री, देखिए इसमें प्रधानमंत्री भी है। अगर बिहार के बाहर को देखिएगा तो राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री नारी शक्ति योजना भी है, लेकिन बिहार के संदर्भ में आपको मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना लिखा मिलेगा। तो हम लोग जब राष्ट्रीय योजनाओं को देखेंगे तो उसमें प्रधानमंत्री वाला भी देख लेंगे। अभी फिलहाल आप लोग मुख्यमंत्री को ध्यान रखिएगा। और मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना अलग अलग राज्यों में भी, जैसे मध्य प्रदेश में भी है। तो बिहार के संदर्भ में मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना को आप लोग पढ़िए और इससे जुड़े फैक्ट्स को याद रखिए। इसका उद्देश्य हो जाता है कि सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सशक्तिकरण, ध्यान रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट ये रहेगा, इन तीनों शब्दों को ध्यान में रखना। तो महिलाओं के सामाजिक सशक्तिकरण, आर्थिक सशक्तिकरण और सांस्कृतिक सशक्तिकरण और इनोवेटिव योजनाओं के निमित्त विभिन्न योजनाओं के संचालन की स्वीकृति प्रदान करना है। इसमें अलग अलग सरकार सहायता राशि देती है, ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई विवाह का आयोजन कराना है तो 15,000 रुपये की राशि दी जाती है। लेकिन अगर सिविल सेवा रहेगा तो जनरल और ओबीसी महिलाओं को सिविल सेवा की पीटी पास करने पे 1 लाख रुपए तक का सहायता राशि दिया जाता है, ताकि वो मेंस की परीक्षा तैयार कर सके। SC ST के लिए भी है, लेकिन वो अलग स्कीम के तहत आता है। तो आप लोग मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना को ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। और मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के तहत बहुत सारे मुद्दों को शामिल किया गया है, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सशक्तिकरण की बात की गई है। अनैतिक कदाचार, घरेलू हिंसा से पीड़ित किशोरियों के दर्द और महिलाओं के लिए विशेष योजनाओं को तैयार किया गया है। और इसका ध्यान रखिएगा, महिला विकास निगम के द्वारा संचालित इस योजना के द्वारा स्वयं सहायता समूहों का गठन, पोषण क्षमता निर्माण का कार्य, प्रखंड स्तरीय सहकारी समितियों का गठन इत्यादि का कार्य कराया जाता है। इसको याद रखिएगा। इस योजना का लाभ गांवों की महिलाओं, मुख्यतः कमजोर और वंचित समुदाय से जुड़ी महिलाओं को मिल रहा है। तो मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के तहत पूछा सकता है आप लोगों से कि उद्देश्य क्या है। देखिए, मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना में कहीं भी आपको बाल विवाह, हालांकि इसका उद्देश्य हो सकता है, लेकिन यहाँ पे किशोरी और महिलाओं की बात की गई है। अनैतिक कदाचार, घरेलू, जैसे अगर इसको देखिएगा कन्या विवाह, तो यहाँ पे अलग अलग उद्देश्य है। नारी शक्ति में ध्यान रखिएगा, सशक्तिकरण की बात की गई है। तो महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सशक्तिकरण की बात की गई है। तो इसको लेकर के अगर आपसे पूछा जाएगा तो मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना को ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा। और इसी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है सिविल सेवा सहायता। तो सिविल सेवा सहायता में जनरल और ओबीसी की महिलाओं को 1 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। और बात हो गई कि फिर क्या SC और ST के ग्रुप से जुड़ी महिलाओं को भी दिया जाएगा, तो उनके लिए अलग योजना है। देखिए, उनके लिए मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना है, जिसमें BPSC के लिए 50-50 हजार है, ध्यान रखेंगे, और सिविल सेवा के लिए 1 लाख। तो उनको, यानी कि SC और ST ग्रुप की जो महिलाएं हैं, उनको इस योजना के तहत सहायता राशि दी जाएगी, ध्यान रखिएगा। और जो जनरल और OBC है उनको नारी शक्ति योजना के तहत 1 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। तो मैंने जो अंतर बताया उसको जरूर से आप लोग ध्यान में रखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से सवाल यहाँ से पूछा जा सकता है। और समाज कल्याण विभाग दरअसल ये राशि देगा। ज़्यादा विस्तार से मैं नहीं बता पाऊंगा, वो ज़्यादा विस्तार 68वीं के लिए रहेगा, ध्यान रखिएगा। आप लोग इतना याद रखिएगा कि समाज कल्याण विभाग के द्वारा ये सहायता राशि दी जाएगी। अब देखिए आगे का है मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। तो इसका उद्देश्य है गरीब परिवारों को विवाह के समय आर्थिक सहायता प्रदान करना और बाल विवाह को हतोत्साहित करना। अब ध्यान रखेंगे आप लोग, तो कन्या में विवाह जुड़ा हुआ है, कहीं भी कन्या में सशक्तिकरण की बात नहीं की गई है, ध्यान रखिएगा, शक्ति की बात नहीं की गई है, यहाँ पे विवाह जुड़ा। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आपसे आयोग सवाल पूछती है कि निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों, यानी कि जो BPL है, बिलो पॉवर्टी लेवल वाले जो परिवार हैं,
तो उनको एक कार्ड भी दिया, जिसको हम लोग बीपीएल कार्ड कहते हैं। तो बीपीएल कार्ड धारक तो गरीब परिवारों को विवाह के समय आर्थिक सहायता प्रदान करना है और बाल विवाह को हतोत्साहित करना है। तो मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत ध्यान रखेंगे बीपीएल कार्डधारी परिवार को 5,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है और ऐसी योजना का लाभ उन माता पिता के बच्चियों को मिलेगा जिनकी वार्षिक आय 60,000 वार्षिक से कम हो। ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट ये रहेगा। तो इसको पूरे दो इंपॉर्टेंट फैक्ट को याद रखेंगे कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत किन कन्याओं को लाभ मिलेगा। तो वैसी कन्याएं जिनके माता पिता की वार्षिक आय 60,000 से कम है और उनको कितने रुपए की सहायता दी जाएगी, तो 5,000 रुपए तक की आर्थिक मदद दी जाती है। इसको याद रखिएगा, कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो चेक दे दे चाहे वो ड्राफ्ट दे दे, है ना। तो ध्यान रखेंगे आप लोग, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत ज्यादा मत याद रखिएगा। आप लोग कहीं भी चिंता न ये मत कीजिए कि इसको विस्तार से देख लें, नहीं, आपसे सिंपल सवाल पूछा जाएगा कि कितने रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है, तो 5,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है। ध्यान रखेंगे, इसमें ऑप्शन बन सकता है 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, मैं बना के पूछ भी लूंगा आप लोगों से, तो इसको याद रखिएगा। मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना, तो मुख्यमंत्री हम लोगों ने कन्या विवाह के बाद अब कन्या सुरक्षा को देखा और यहाँ पर जो शब्द का इस्तेमाल किया गया है कन्या सुरक्षा, तो नारी शक्ति योजना, कन्या विवाह योजना और कन्या सुरक्षा, इन सब में अंतर है, ध्यान रखेंगे। तो कन्या सुरक्षा का मतलब क्या हो गया कि जो फीमेल चाइल्ड है या जो फीमेल है उनको सुरक्षा प्रदान करना। इसका मतलब क्या हो गया कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य जो फीटिसाइड, जिसको हम लोग भ्रूण हत्या कहते हैं, है ना, इसको रोकना हो जाता है। जन्म का रजिस्ट्रेशन करना, जन्म का पंजीकरण करना और कन्या जन्म को प्रोत्साहित करना। तो मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के तहत कन्याओं के लिए ही इस योजना की शुरुआत किया गया है कि कहीं ना कहीं लड़कियों के प्रति जो हमारे समाज में मानसिकता है, तो भ्रूण हत्या न हो, जन्म का रजिस्ट्रेशन हो ताकि सरकार के पास डेटा रहे, और कन्या जन्म को प्रोत्साहित करना है ताकि लोग मेल चाइल्ड के प्रति ज़्यादा गंभीर ना हो। तो ध्यान रखेंगे आप लोग, जैसे समाज में ऐसी मानसिकता गांवों में खास करके ज़्यादा है, महिलाओं को लेकर के जो फीमेल चाइल्ड होती है उसको लेकर के है। तो मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के तो उनको प्रोटेक्ट करने की बात कर दी, उसको याद रखिएगा। और बीपीएल कार्डधारी यानी कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को जन्म लेने वाली कन्या को जन्म के समय 2,000 रुपये की राशि उनको दी जाती है। बस इतना आप लोग याद रखिएगा, सिंपल रहेगा। तो कहीं ना कहीं आपको ये अंतर समझ में आ रहा होगा कि नारी शक्ति योजना में कौन सा प्रावधान है, कन्या विवाह में 2,000 आप लोग मत कीजिएगा, यहाँ पे 5,000 रुपये की आर्थिक मदद है। और यहीं पे पूछा सकता है कि इसका लाभ किन महिलाओं को मिलेगा, कन्याओं को मिलेगा, तो 60,000 से कम वार्षिक आय वाले माता पिता के बच्चियों को मिलेगा, इसको याद रखेंगे। और कन्या सुरक्षा योजना के तहत 2,000 रुपये की राशि दी जाती है। आपको हो सकता है कि लगे ये कम है, तो कहीं भी आप लोग ऐसा मत धारणा बना लीजिएगा कि हम ज्यादा वाले राशि में टिक लगा दे, गलत उत्तर का चयन कर ले, नहीं। ऐसा लगे कि कन्या सुरक्षा योजना के तहत 50,000 की राशि दी जानी चाहिए या 15,000 की दी जानी चाहिए, आप लोग एकदम टू द पॉइंट याद रखिएगा कि 2,000 रुपये तक की जो राशि है वो सरकार देती है। और इसका जो भुगतान है वो 18 वर्ष के पूर्ण होने पर ही किया जाएगा, पहले नहीं, ध्यान रखिएगा। तो पूर्ण होने पर किया जाता है। तो कन्या सुरक्षा योजना के तहत वैसी कन्याएं जो कि बीपीएल कार्डधारी परिवारों के यहाँ जन्मती हैं उनको 2,000 रुपये तक की राशि 18 साल के पूरे होने पर दी जाती है, इसको याद रखिएगा। एक है अंतर जातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना। ये भी अपने आप में काफी दिलचस्प और काफी रिलेवेंट है, जो कि बिहार में आपको दिखाई देगा, अन्य राज्य में भी दिखाई दे सकता है, लेकिन बिहार में इस तरीके से इस योजना को शुरुआत किया गया है। तो इसका मुख्य उद्देश्य हिंदू समाज में व्याप्त जाति प्रथा के उन्मूलन हेतु अंतरजातीय विवाह करने वाली महिलाओं को प्रोत्साहन स्वरूप आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि पुरुष नहीं शामिल है। तो अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना में महिलाओं को प्रोत्साहन स्वरूप आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। और इस योजना के तहत अंतर जातीय विवाह करने वाली महिला को, ध्यान रखेंगे, पुरुष शामिल नहीं है इसमें, तो महिलाओं को 1 लाख रुपए तक की राशि सहायता के रूप में दी जाती है, इंपॉर्टेंट रहेगा। और विवाह संपन्न होने के 3 महीने के भीतर संबंधित वधु को अधिकतम, यानी कि जितनी भी राशि हो सके, अधिकतम परिपक्वता राशि देने वाली बैंक में जमा कर दिया जाता है, ध्यान रखेंगे। तो कहीं ना कहीं आप लोगों से पूछा जाएगा। तो 1 लाख रुपए तक का जो सहायता है वो दिया जाता है, राशि दी जाती है, महिलाओं को दी जाती है। 3 महीने के भीतर दरअसल उनके बैंक में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, इसको याद रखिएगा। तो सिंपल सवाल आप लोगों से आयोग पूछ सकती है कि अंतर जातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना के तहत इनको कितने राशि की सहायता राशि दी जाती है। तो 1 लाख रुपए तक की जो राशि है उसकी सहायता राशि दी जाती है, कहीं ना कहीं आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। और 3 महीने के भीतर इनके बैंक अकाउंट में जमा कर दिया जाएगा, इसको याद रखिएगा।
मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना, ध्यान रखेंगे यहाँ पे विवाह प्रोत्साहन योजना है और कन्या विवाह है, कन्या सुरक्षा है, वहां पे बालिका प्रोत्साहन है। शब्दों में अंतर को समझिएगा और शब्दों में अंतर के माध्यम से इसका उद्देश्य अलग हो जाता है। तो मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना, अभी तक हम शिक्षा की बात नहीं कर रहे थे, तो शिक्षा के लिए अब बालिका होगा। यहाँ पे जो शब्द का इस्तेमाल होगा कन्या नहीं होगा, बालिका ही होगा। यहाँ पे शब्द का इस्तेमाल बालिका नहीं, यहाँ पे कन्या होगा, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे भी कन्या होगा, लेकिन वहां पे बालिका शब्द का इस्तेमाल किया। क्यों? क्योंकि ये शिक्षा को लेकर के है। तो इस योजना के तहत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, यानी कि जो कि बिहार बोर्ड हो गया है ना, तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति BSCB जिसको हम लोग कहते हैं, के द्वारा 10वीं कक्षा तक की परीक्षा में जो फर्स्ट श्रेणी से पास हो जाती है महिलाएं, तो सामान्य और पिछड़ा वर्ग की छात्राओं को 10,000 रुपये तक की प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा, इसको याद रखिएगा। फिर SC/ST के लिए अलग प्रावधान किया गया है, अलग योजना के माध्यम से उनको सहायता राशि दी जाएगी। तो जनरल और OBC को ध्यान रखिएगा, BC2 है यहाँ पे, तो जनरल और BC2 की छात्राओं को 10,000 रुपये की जो राशि है वो दी जाएगी। तो इन सबको ध्यान में रखेंगे। एक बार फिर से मैं रिकॉल करा देता हूँ जल्दी से आप लोगों को। तो राशि के रूप में अगर याद रखिएगा तो कृषि इनपुट में 13,500 की राशि मैंने बताया, आप लोग याद रखिएगा। और गैर सिंचित वाले में 6800 रुपये का, वो भी आप लोग याद रखिएगा। नारी शक्ति में मैंने बताया कि सिविल सेवा पास करने वाली जो महिलाएं हैं उनको 1 लाख रुपए तक की, यानी कि जनरल और OBC की महिलाओं को 1 लाख है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह में 5,000 रुपये तक की राशि है। कन्या सुरक्षा में 2,000 रुपये तक की राशि है। अंतर्जातीय विवाह में 1 लाख है। बालिकाओं की शिक्षा को लेकर के है, वहां पे 10,000 रुपये को जरूर से याद रखिएगा। तो प्रोत्साहन राशि के रूप में 10,000 रुपये की जो प्रोत्साहन राशि है वो दी जाती है। कहीं ना कहीं काफी इंपॉर्टेंट आप लेगा। अब देखिए परिवरिश योजना है, इस शब्द का इस्तेमाल क्यों किया जाएगा? परिवरिश उनके लिए किया जाएगा जो कि लावारिस हैं। तो इसका उद्देश्य अनाथ, बेसहारा बच्चों और गंभीर बीमारियों से ग्रस्त लोगों को आर्थिक सहायता मुहैया कराना है। तो ऐसे लोग ध्यान रखिएगा, यह योजना अनाथ और बेसहारा बच्चों को अथवा अनाथ बच्चों को जो अपने निकटतम संबंधी अथवा जो रिश्तेदार हैं उनके साथ रह रहे हों, जिनकी वार्षिक आय 60,000 से कम हो अथवा गरीबी रेखा से नीचे हो, उनके लिए आरंभ किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा। तो परवरिश, जैसे मान लीजिए कि परवरिश योजना है और परवरिश योजना के तहत कुछ लोग हो सकता है कि जॉब भी कर रहे हों, तो अनाथ और बेसहारा बच्चे ध्यान रखिएगा, यानी कि यहाँ पर रिश्तेदारों की आय को दिया, क्योंकि बच्चे शब्द का इस्तेमाल किया गया तो उनको नौकरी नहीं मिलेगी। तो जो ऐसे बच्चे हैं जो अपने रिश्तेदारों के साथ रह रहे हैं, जिनकी वार्षिक आय 60,000 से कम है, उनके लिए शुरू किया गया, ध्यान रखेंगे। और 60,000 से कम हो अथवा गरीबी रेखा से नीचे, उनके लिए आरंभ किया गया है। तो परवरिश योजना का लाभ अनाथ बच्चों को मिलेगा, बेसहारा बच्चों को मिलेगा और गंभीर बीमारियों से ग्रस्त लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। HIV, एड्स या विजिबल डिफॉर्मिटीज ग्रेड 2 के कुष्ठ रोग और कैंसर रोग से पीड़ित बच्चे अथवा इन रोगों से पीड़ित माता पिता की संतानें भी इसमें पात्र होंगी। ये सवाल पूछा जा सकता है HIV एड्स वाला, इसको भी आप लोग ध्यान रखिए, जिसमें एड्स कैंसर को भी शामिल किया गया है। इस योजना के अंतर्गत 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों को समाज में बेहतर पालन पोषण और उनकी गैर संस्थानिक देखरेख, मैंने गैर संस्थानिक का मतलब रिश्तेदार ही उनकी देखरेख कर सके, तो गैर संस्थानिक देखरेख को प्रोत्साहित करने के लिए अनुदान भत्ते के रूप में 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को 900 रुपये की प्रतिमाह और 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों को 1,000 रुपये प्रतिमाह की दर से आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा, ध्यान रखिएगा। कहीं ना कहीं बच्चों को 900 रुपये और 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों को 1,000 रुपये प्रतिमाह की दर से आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। तो परवरिश योजना को 2 तरीके से याद रखिएगा। एक तो 0 से 6 तक के बच्चे को याद रखेंगे 900 रुपये का, और 6 से 18 वर्ष तक, यानी कि 6 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको 1,000 रुपये तक, इन दोनों के बीच में 100 रुपये का ही अंतर है। तो 900 रुपये 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को और 1,000 रुपये 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों को दिया जाएगा। यानी कि वैसे रिश्तेदार जिनकी आय 60,000 से कम की हो, तो इसको याद रखेंगे। परिवरिश योजना पूछा जा सकता है। ये भी पूछा सकता है आप लोगों से कि बिहार सरकार के द्वारा अनाथ बच्चों, बेसहारा बच्चों और गंभीर बीमारियों से ग्रस्त लोगों के लिए कौन सी योजना का संचालन किया जा रहा है? तो परवरिश योजना का संचालन किया जा रहा है। ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। इसके बाद लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना है। तो विधवाओं को पेंशन मुहैया कराने के उद्देश्य से इस योजना को क्रियान्वित किया गया है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए यही रहेगा। तो विधवाओं को पेंशन मुहैया कराने के उद्देश्य से इस योजना को क्रियान्वित किया गया है। सबसे बड़ी बात ये भी हो सकता है कि इसमें पूछे आयोग आपसे कि किनको लाभ मिल रहा है।
तो वैसी महिलाएं 18 वर्ष या उससे अधिक आयु, क्योंकि देखिए विधवा है और अपने यहाँ शादी की जो लड़कियों की न्यूनतम आयु रखी गई है 18 वर्ष रखा गया है, 18 वर्ष या इससे अधिक। तो योजनाओं के लाभार्थी भी जो महिलाएं होंगी वो 18 वर्ष या इससे अधिक ही होंगी, ध्यान रखिएगा। तो 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की वैसी विधवाएं जिनकी वार्षिक आय 60,000 से कम हो, कहने का मतलब कि अगर कोई महिला कहीं पे जॉब कर रही होंगी तो उनकी आय 60,000 से कम होनी चाहिए, या बीपीएल परिवार की हो परंतु इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के तहत वो नामांकित या उनका नाम उसमें शामिल ना हो, लिस्टेड ना हो, ध्यान रखेंगे। तो वैसी महिलाओं को 400 रुपए की प्रतिमाह पेंशन उनको दी जाती है। तो कहीं ना कहीं ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। यानी कि 18 वर्ष तक की जो महिलाएं, 18 वर्ष की जो महिलाएं हैं या इससे ज्यादा की महिलाएं हैं, उनको 400 रुपए प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी। 100% राज्य सरकार के द्वारा ये पेंशन दिया जाएगा। तो इसको याद रखिएगा। इसका नाम क्या है सर, आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि विधवाओं को पेंशन मुहैया कराने के उद्देश्य से बिहार में किस योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। तो लक्ष्मीबाई के नाम पे है, याद रखिएगा। और किसी महिला का नाम मत याद रखिएगा, ऐसा ना हो कि आप लोग प्रभावती देवी या बिहार से जुड़ी किसी महिला का नाम याद रखें, नहीं। तो लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत बिहार में विधवाओं को 400 रुपए की मासिक पेंशन दी जाती है। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा। और योजना का नाम भी आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए, मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना है। तो इस योजना का जो उद्देश्य है वो आपातकालीन मृत्यु में आर्थिक सहायता प्रदान करना है। यानी कि इमरजेंसी में अचानक से मृत्यु हो जाए तो परिवार लाभ है। तो किसी भी उम्र के व्यक्ति की किसी दुर्घटना में मृत्यु अगर हो जाती है, या 18 से 60 वर्ष की के जो व्यक्ति हैं, व्यक्ति का मतलब मेल फीमेल दोनों हो जाता है, आपराधिक घटना में मृत्यु होने की स्थिति में उसके आश्रित परिवार को एकमुश्त 20,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है और लाभार्थी को 100% केंद्र के द्वारा सहायता प्राप्त होती है। इसको आप लोग जरूर से याद रखिएगा। तो मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना के अंतर्गत आपातकाल में अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो 20,000 रुपए तक की सहायता राशि दी जाती है। इसको याद रखिएगा, पूछा जा सकता है आप लोगों से। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन नीति, बहुत सिंपल, आप लोगों को मालूम भी होगा। तो अगर अनुसूचित जाति और जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना है, तो इस योजना का जो उद्देश्य है वो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, पास करने वाले कैंडिडेट हैं यहाँ पे मेल फीमेल दोनों है। तो कहीं ना कहीं आप लोग इसको याद रखिएगा। तो राज्य सरकार के द्वारा SC ST के विद्यार्थियों को, विद्यार्थी का मतलब मेल विद्यार्थी फीमेल विद्यार्थी दोनों, तो बीपीएससी अगर पास वो करते हैं तो उनको 50,000 रुपए की राशि एकमुश्त का मतलब इकट्ठे दे दिया गया, किस्त में नहीं दिया गया है। और सिविल सेवा पास करने पे 1 लाख। जबकि मैंने नारी शक्ति में बताया है कि जनरल और ओबीसी की महिलाओं को वहां पे मेल कैंडिडेट शामिल नहीं है, SC ST में मेल कैंडिडेट भी शामिल है। इसको आप लोग ध्यान में, मतलब अंतर को आप लोग ध्यान रखेंगे, ऐसा ना हो कि आप लोग अंतर समझ ही नहीं पाए कि दोनों के बीच में अंतर क्या है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति छात्र योजना है। तो मेधा का मतलब टैलेंट हो जाता है। इस योजना का उद्देश्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण करने को प्रोत्साहन देना है। तो मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना है। तो इसको याद रखिएगा, पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के द्वारा संचालित है। और गरीब जो हैं, तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो मेधावी गरीब विद्यार्थी हैं जिन्होंने अपनी मैट्रिक या 10वीं की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की और राज्य सरकार की ओर से 10,000 रुपए की एक मुफ्त राशि स्कॉलरशिप के रूप में प्रदान किया जाता है। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा। और बालिका वाले में भी 10,000 रुपए का ही है। तो कहीं ना कहीं ये डेटा आपको स्लिप नहीं करेगा। हाँ, अगर कहीं 20,000 होता है इसमें तो स्लिप कर सकता था। तो जरूर से याद रखिएगा, मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना के तहत फीमेल को ध्यान रखिएगा, छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए 10,000 रुपए तक की राशि दी जाएगी। लेकिन ये राशि दिया जाएगा जनरल और ओबीसी के लिए, ध्यान रखिएगा। और मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा, यहाँ पे अत्यंत पिछड़ा को ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जनरल शामिल नहीं है। 10,000 रुपए तक की जो सहायता राशि है वो दी जाएगी। वहां पे छात्रा शामिल है, यहाँ पे विद्यार्थी शामिल है। अब देखिए, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जो योजना है वो 7 निश्चय योजना के तहत शुरू किया गया था 2016 में। तो आर्थिक हाल युवाओं का जो बल है, इसी योजना के तहत इसको शुरू किया गया था। इसका आरंभ 2 अक्टूबर 2016 को राज्य के 12वीं यानी कि इंटरमीडिएट पास विद्यार्थियों को आर्थिक मदद प्रदान हेतु किया गया था। और इसके माध्यम से राज्य सरकार विद्यार्थियों को 4 लाख तक के मूलधन, यानी कि इस पर ब्याज भी लेगी, लोन के रूप में 4 लाख रुपए तक सहायता राशि दी जाएगी। इसको याद रखिएगा। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता देना है। तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत विद्यार्थियों को 4 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा और उस विद्यार्थी को दिया जाएगा जो कि इंटरमीडिएट पास आउट है। इसको याद रखिएगा। मुख्यमंत्री निःशक्त जन
विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना है। इस योजना का जो उद्देश्य है वो निःशक्त जन विवाह प्रोत्साहन योजना और अंतरजातीय विवाह योजना को सम्मिलित करना है, इसको याद रखिएगा। इसकी शुरुआत 2016-17 में की गई थी और इसके तहत निःशक्त पुरुष महिला के विवाह को प्रोत्साहित, निःशक्त का मतलब जो अक्षम है, ध्यान रखिएगा, उनका भी विवाह हो तो निःशक्त जन विवाह प्रोत्साहन योजना को लेकर के ध्यान में रखिएगा किया गया है, जिसमें 1 लाख रुपए तक की अनुदान राशि दी जाएगी। तो निःशक्त जन विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत सरकार निःशक्त लोगों को 1 लाख रुपए तक का अनुदान देगी, इसको याद रखिएगा। मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना, पहचान जिसको नाम दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट ये रहेगा। इसका उद्देश्य राज्य को भिक्षावृत्ति के अभिशाप से मुक्त करना है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल इससे पूछा जाएगा। इसमें जो भिखारी हैं, जो भिक्षुक है, जो बेगर हैं, उनको पहचान करना है और पहचान पत्र वितरित करते हुए सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ाव स्थापित करना, कौशल प्रशिक्षण के द्वारा रोजगार से जुड़े, मतलब कहने का मतलब कि भिक्षावृत्ति से दूर किया जाएगा उनको। तो मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना को शुरू किया गया, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। कहीं ना कहीं ये भी काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा, इसको जरूर याद रखिएगा, इसको जरूर याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से दृष्टि में 2 पन्ने में दिया गया जो कि काफी सारगर्भित है आपके लिए। इतना ही याद कीजिए। 67 में ज्यादा समय नहीं है, आप लोग ज्यादा विस्तार से करेंगे तो फंसेंगे आप लोग। तो 67 बीपीएससी के लिए इन सारे पॉइंट्स को जितना मैंने बता दिया, आना होगा तो यहीं से आएगा। इसको याद करके आप लोग फिलहाल अपनी तैयारी को एक लेवल तक पहुंचाए रखिए। फिर अगली वीडियो में आप लोगों से मिलता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को।